शामी साहब, आर्टिकल 243 पर तो हमने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन कल से हम सुन रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब ख़बर ये सामने आ रही है कि NFC से मुतालिक तरमीम को फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पर मान नहीं रही थी और पीपल्स पार्टी के बग़ैर ये तरमीम करना बहुत मुश्किल था। अब इस मामले को तो निकाल दिया गया है। अब आपको लगता है कि हुकूमत के लिए आसान है इन तरमीम को पास करवाना, ऐसे मौके पर जब अपोजिशन कमेटी का बायकॉट कर रही है? मौलाना अभी वॉकआउट कर गए हैं आज के कमेटी के इजलास से। देखें, अब ये जो तरमीम पेश हुई है इसमें तो अब सिर्फ 243 है और फिर जुडिशल जो अदालत है उसका क़याम है या आईनी अदालत जी उसका क़याम है। तो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी को इन दोनों मामलात से इख्तलाफ नहीं है। एग्जैक्टली। और 243 की तरामीम के बारे में तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक आईनी अदालत का ताल्लुक़ है, वो भी जो आपका मिसाक़ जमहूरियत है उसमें ये बात तय हो गई थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों तरामीम जो हैं वो बआसानी मंजूर कराई जा सकेंगी। तो इसमें ना पीपल्स पार्टी को कोई इख्तलाफ होगा और ना बरसर इक़्तिदार जमातें जो हैं उनमें से किसी को इख्तलाफ होगा। हाँ, सिर्फ ये बात है कि जो दूसरी तरामीम है, जो वसाइल की एलोकेशन है और जहाँ तक बल्दियाती अदारों का ताल्लुक़ है उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है, जो बिल MQM ने पेश कर रखा था वो एक मौखर हो जाएगा। तो अब ये दोनों बातें जो हैं ये बुनियादी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी और मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा रद्द-व-कत के बग़ैर इनको मंजूर कर लिया जाएगा। कोई यानी ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अगर ज़रूरत पड़ी तो कर ली जाएगी। यानी जजों के तबादले का मसला जो है उस पर एतराज़ हो सकता है और उसके नताइज जो हैं मनफी उनकी बात हो सकती है। तो हो सकता है उसमें भी कोई बेहतर सूरत इख्तियार कर ली जाए। लेकिन मौजूदा हालत में अब जो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए यकसा तौर पर, बराबर की तो उसको भी मंजूर कर लिया गया है। जी बराबर की नुमाइंदगी होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये अदालत जो है इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है 243 का, तो उसमें तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस का जो नया ओहदा क्रिएट किया गया है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है ये मनसब ख़त्म हो जाएगा जब जनरल मौजूदा जो है। अच्छा शामी साहब, हमने देखा कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो एहतजाजी रवैया अपनाती है और दूसरा बायकॉट का ऐलान कर दिया जाता है। क्या इस तरह की अहम मुशावरत से बाहर रहना ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है? देखिए, 26वीं तरमीम में तो वो मुशावरत में शरीक थे और मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मिलते रहे। जी। और मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम में बहुत कुछ तब्दीली कराई PTI की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अब तो उन्होंने बग़ैर देखे बग़ैर पढ़े ही 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया था। मैं समझता हूँ अगर वो बातचीत में शरीक रहते और तो इससे ज़्यादा बेहतर सूरत हो सकती थी, कोई ना कोई बात उनकी भी मानी जा सकती थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने समझा कि भाई अददी अक्सरियत उनके पास नहीं है, इसलिए उनका शामिल होना या ना होना जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने बाइकाट का रास्ता अपना लिया है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अभी वो नज़रसानी कर लें, लेकिन अगर नज़रसानी नहीं भी करेंगे तो ये तरमीम जो है उनके बगैर भी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास मतलूबा यानी मेरा गिनती पूरी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर PTI नहीं भी मानती तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शामी साहब, कहा जा रहा है कि अब तो सालिस भी पीछे हट गए हैं इस मामले से। सिर्फ बात ज़बानी कलामी एतमाद तक थी, तहरीरी तौर पर वो कुछ भी लिख कर देने को तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? देखें, अफसोसनाक खबर तो यही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे वज़ीर दिफ़ा ने भी ये कहा है और वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा है कि तालिबान जो हैं वो तहरीरी तौर पर
کسی معاہدے پہ تیار نہیں تھے، کسی یقین دہانی پہ تیار نہیں تھے، اگرچہ کہ زبانی ان کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ وہ ان کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک جو افغان طالبان کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کیوں ختم ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک پاکستان کا کہنا ہے، ہمارے جو ثالث سے ترکی اور قطر، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے، اور یہ اب ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اگرچہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ اس پر تو دونوں فریق متفق ہیں کہ جنگ بندی برقرار رہے گی، اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ شامی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک پہلے چین بھی انوالو ہوا تھا، سہ فریقی اجلاس ہوئے، کیا اب چائنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نا امیدی سامنے آئی ہوئی ہے تو؟ دیکھیے، مذاکرات پہلے بھی ٹوٹ کر پھر دوبارہ شروع ہوئے تھے، اور اب تو یعنی ان کے خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو ہمارے چین جیسے دوسرے دوست ہیں، سعودی عرب ہے، اور خود ترکی اور قطر ہیں، یعنی ان کو میرا خیال ایک کوشش دوبارہ کرنی چاہیے، اور پاکستان کو، اپنے دوستوں کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ ایک اور کوشش کریں اور یہ مذاکرات جو ہیں دوبارہ شروع ہوں، کیونکہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر صورت افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو روکیں، وگرنہ پھر یہ سرحدی تنازع بڑھ جائے گا، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو پاکستان پھر ان کے سہولت کاروں کو، اور جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں جا کر کارروائی کرے گا، تو اس سے ظاہر ہے کہ پیچیدگی میں اضافہ ہوگا اور تلخی میں اضافہ ہوگا، اور معاملات جو ہیں وہ بہت بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات پھر شروع ہوں گے، اور افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ان دہشت گردوں کو روکیں گے، کیونکہ دوحہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس بات پر پابند ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا، اور اس پر ایک لازم ہے کہ یہ یقین دہانی جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پرامن طریقے سے دوحہ معاہدے کی بھی پاسداری نہیں ہو سکی، اور اب بھی وہ تحریری طور پر کچھ بھی لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ امید رکھنی چاہیے۔